अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इम्पल्स एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, तो अभी इम्पल्स से पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, कि जब हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसके मोमेंटम में जो है वो चेंज आती है। ठीक है, तो अगर जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो फोर्स कांस्टेंट ना हो, वो इंस्टेंट टू इंस्टेंट चेंज हो रही हो, तो फिर हम एक नई क्वांटिटी को इंट्रोड्यूस करवाते हैं जिसको कहते हैं इम्पल्स। ठीक है, जब कोई बॉडी किसी बॉडी के ऊपर जब फोर्स लग रही होती है और वो इंस्टेंट टू इंस्टेंट चेंज हो रही होती है, तो तब हम लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड द टाइम इन विच द फोर्स इज़ अप्लाइड ऑन दैट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये इस प्रोडक्ट को, फोर्स और टाइम के प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं? इम्पल्स। ठीक है, when a large force act on a body for a very short interval of time, the product of the force and the time for which the force act on it is called impulse। और ये वाली जो है वो हमारी इक्वेशन फिर क्या बन जाती है? F मल्टीप्लाइड बाई टी, यानी इम्पल्स। और इम्पल्स जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है और ये किसके बराबर होता है? चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है। यानी अगर पिछली इक्वेशन जो है वो अगर हम देखें तो उसमें यही जो है वो हमने क्या कहा था, और अब जो है वो हम F मल्टीप्लाइड बाई टी अनदर क्वांटिटी, ये वाला पिछला जो है वो हमारा था, तो यहाँ से अगर हम F को T के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ये नई एक क्वांटिटी बन जाती है कि इम्पल्स जो है वो चेंज इन मोमेंटम के जो है वो बराबर होता है। ठीक है, तो इट मीन्स कि यहाँ पे जो फोर्स है वो कांस्टेंट नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं कि वो इंस्टेंट टू इंस्टेंट चेंज हो रही होती है। जैसे एक क्रिकेटर जो है वो क्रिकेट बॉल को हिट करता है अपने बैट से, तो फोर्स जो है वो इंस्टेंट टू इंस्टेंट वेरी करती है जब कोलाइड जो है वो होती है बैट का और बॉल का, जो है वो जब कोलिजन होता है, तो उस वो टाइम और जब वो फोर्स जो है वो उसके ऊपर लगती है, उसका जो प्रोडक्ट है वो कहलाता है इम्पल्स। ठीक है, तो एक्चुअली इम्पल्स जो है वो एक ऐसी क्वांटिटी है जो नेट फोर्स किसी बॉडी के ऊपर लग रही है उसके इन्फ्लुएंस को जो है वो हमें बताती है। ठीक है, अगर फोर्स का ड्यूरेशन बढ़ा दिया जाए, टाइम बढ़ा दिया जाए, तो उस फोर्स का असर कम होगा, और अगर टाइम को शॉर्ट कर दिया जाए तो उसी फोर्स का असर जो है वो फिर ज़्यादा महसूस होगा। ये हम आगे कुछ एग्जांपल्स भी डिस्कस करेंगे जो आपकी बुक की साइड पे दी गई हैं, जिससे इसका कॉन्सेप्ट जो है वो आपको क्लियर होगा। ठीक है, तो इम्पल्स किसके बराबर होता है? चेंज इन मोमेंटम के बराबर। ठीक है, तो इस तरह से कैसे, क्या दोनों में फ़र्क जो है वो क्या है? मोमेंटम एक्चुअली पहले हम पढ़ चुके हैं कि किसी भी मूविंग बॉडी को रोकना जितना मुश्किल होता है, हम कहते हैं जी इसका मोमेंटम बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इसका मतलब है कोई चीज़ मूव में है और उसको रोकना बड़ा मुश्किल है, तो हम इसलिए कहते हैं कि इसका मोमेंटम बड़ा ज़्यादा है। रोकने के लिए हमें क्या लगानी पड़ती है? फोर्स लगानी पड़ती है। अगर तो फोर्स उसी डायरेक्शन में लग रही होती है तो तब भी वो वेलोसिटी को चेंज ही करेगी, तो तब वो एक्चुअली उसके मोमेंटम को इंक्रीज़ कर रही होती है। लेकिन अगर उसको स्टॉप करने के लिए हम फोर्स लगा रहे होते हैं तो फिर ऑपोजिट लगती है, और तब जो है वो उसकी वेलोसिटी को डिक्रीज़ करती है, तो तब मोमेंटम जो है वो कम हो रहा होता है उसका। ठीक है, तो इसलिए इम्पल्स जो है यानी फोर्स का और उस टाइम का जिस टाइम वो उस बॉडी के ऊपर फोर्स लग रही होती है, यानी कि कोलिजन का जो टाइम है वो कहलाता है इम्पल्स, जो है वो कहलाता है, और चेंज इन मोमेंटम के जो है वो बराबर है। क्योंकि एक्चुअली इम्पल्स जो है वो एक तरह की आप वो क्वांटिटी जो है वो जो कि मेजर करती है कि हाउ मच द मोमेंटम चेंजेस। ठीक है, जब फोर्स उस शॉर्ट इंटरवल के लिए बॉडी के ऊपर लग रही होती है, जाहिर सी बात है फोर्स लगेगी, मोमेंटम में तो चेंज आएगी ऑफ कोर्स। लेकिन यहाँ पे पॉइंट क्या है कि हमने वो उस टाइम के उस इंटरवल को, क्योंकि फोर्स कांस्टेंट नहीं है, तो हमने उस इंस्टेंट पे जब फोर्स कोलाइड करते हुए उस बॉडी के ऊपर लग रही होती है, तो तब जो है वो हमने लेनी है। तो फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम इज कॉल्ड द इम्पल्स विच इज़ इक्वल टू द चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, उसके बाद जो है वो यहाँ पे एक एग्जांपल साइड पे एक एग्जांपल जो है वो दी हुई है यहाँ पे पॉइंट टू पॉन्डर में, कि आपके पास दो यानी कि सिचुएशंस हैं। एक आप अपने फुट को हिट करते हैं किसी स्टोन के साथ, और एक आप अपने फुट को हिट करते हैं फुटबॉल के साथ। तो आपके ख्याल में दोनों केसेस में आपका पाँव ज़्यादा ज़ख्मी कब होगा? तो ऑफ कोर्स ये जो फर्स्ट सिचुएशन है इसमें आपका पाँव ज़्यादा ज़ख्मी होगा, क्योंकि इसमें डायरेक्ट आपका पाँव जाके लगेगा पत्थर के ऊपर, और जो फोर्स का आप ये कह लें जो इम्पल्सिव फोर्स होगी वो ज़्यादा होगी, क्योंकि टाइम का जो ड्यूरेशन है वो बड़ा कम हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो फोर्स का असर बहुत ज़्यादा आपको ज़ख्मी करेगा। लेकिन दूसरे केस में अगर देखा जाए
तो जब आप बॉल को हिट करेंगे तो फुटबॉल जो है वो इस तरह का है कि जब आपका पाँव उसके ऊपर लगेगा तो टाइम बढ़ जाएगा, कुलैयन का टाइम जो है वो ज़्यादा होगा। तो हमारे पास इम्पल्स क्या है, एफ मल्टीप्लाइड बाई टी। जब टाइम ज़्यादा हो जाएगा तो इट मीन्स कि वही उसी फोर्स का असर जो है वो फिर कम होगा, तो ये आपको हर्ट जो है वो नहीं करेगा। इसलिए यहाँ पे जो टाइम है वो 1/100 सेकेंड है, लेकिन यहाँ पे टाइम जो है 1/10 सेकेंड है। जो देख लें जिसमें टाइम जो है वो ज़्यादा हो जाएगा उसके लिए जो है वो फोर्स का असर जो है वो फिर कम होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये जो फर्स्ट सिचुएशन है ये आपको जो है वो ज़्यादा हर्ट करेगी, ठीक है। उसके बाद जो है वो एक और यहाँ पे क्वेश्चन है कि डज अ मूविंग ऑब्जेक्ट हैव इम्पल्स, कि क्या मूविंग ऑब्जेक्ट का इम्पल्स होता है। इम्पल्स जो है वो चेंज इन मोमेंटम के बराबर है, जाहिर सी बात है। मोमेंटम क्या है, मोमेंटम मूविंग ऑब्जेक्ट का ही होता है। तो दो केस हो सकते हैं, अगर तो यूनिफॉर्म मोशन है, अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो वी एफ जो है वो वी आई के बराबर होगा, यानी कोई भी चेंज जो है वो नहीं होगा। तो जाहिर सी बात है वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होगा तो मोमेंटम में जो है वो कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि एफ मल्टीप्लाइड बाई टी इज इक्वल टू ज़ीरो। उसके बाद सेकंड केस जो है वो वेरिएबल मोशन का है, तो तब जो है वो उसका इम्पल्स जो है वो होगा। तो तब हम जो है वो कह सकते हैं कि उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो बराबर जो है वो नहीं है फाइनल वेलोसिटी, उसमें चेंज आ रही है, मोशन वेरिएबल है, तो तब हम कह सकते हैं कि उसका इम्पल्स जो है वो होगा। तो ये दो केसेस जो है वो हो गए, ठीक है। उसके बाद एक और यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है कि यूर हेयर एक्ट्स लाइक अ क्रम्पल जोन ऑन योर स्कल, अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन माइट बी एनफ टू फ्रैक्चर योर नेक स्कल, ठीक है, क्रेनियम, बट विद द कवरिंग ऑफ स्किन एंड हेयर अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन वुड बी नीडेड, ठीक है। यानी एक ये है कि इम्पल्स से रिलेटेड ही क्वेश्चन है कि आपके सर के ऊपर ये जो खोपड़ी के ऊपर यानी स्कल यानी कि उसके ऊपर स्किन और बालों का जो एक जोन बना हुआ है वो यानी आपको बचाता है कि अब बहुत ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, तब खुदा न खास्ता आपकी ये जो यानी स्कल जो है वो ब्रेक हो सकती है। अदरवाइज़ अगर ये ना हो, बालों का जोन और जो स्किन जो हमारे ऊपर बालों का जोन सा ना हो बना हुआ, तो 5 न्यूटन की जो फोर्स है वो एनएफ है इसको फ्रैक्चर करने के लिए। तो क्या होता है कि एक्चुअली बालों की वजह से क्या है, तो बालों की वजह से एक्चुअली क्या है, एफ मल्टीप्लाइड बाई टी इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो बालों की वजह से ये जो टाइम है, ये जो कुलैयन का टाइम होता है वो इंक्रीज कर जाता है। तो वही फोर्स जो है वो उतना उसके यानी आपको फिर नहीं कर सकती, वो जो आपका स्कल है उसको फ्रैक्चर नहीं कर सकती। कुलैयन का टाइम जो है वो बढ़ने की वजह से जो है वो असर बहुत कम होता है, ठीक है। लेकिन अगर ये ना होगा तो ज़ाहिर सी बात है डायरेक्ट जाके आपकी वो जो स्कल है उसके ऊपर लगेगी, तो फिर कुलैयन का टाइम जो है वो बहुत शॉर्ट होगा और ये फोर्स जो है वो फिर ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो ये इसका है इम्पल्स से रिलेटेड जो है वो ये क्वेश्चन था। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हमारा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, क्योंकि हम स्ट्रेट लाइन मोशन की बात कर रहे हैं। जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही होती है तो हमने डिफाइन करना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो इसमें सबसे पहले जो है वो हम डिफाइन करेंगे आइसोलेटेड सिस्टम को, कि आइसोलेटेड सिस्टम जो है वो क्या होता है। फिर हम डिफाइन कर सकते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को। तो एक ऐसा सिस्टम जिसमें कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो रही हो। फॉर एग्जांपल आपके पास एक लेबॉर्ट्री है, उसके अंदर सारी कुलैयन हो रही हैं, लेकिन लेबॉर्ट्री में बाहर से कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रही, तो वो लेबॉर्ट्री एक जो है वो आइसोलेटेड सिस्टम जो है वो कहलाएगी। तो किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होती। यहाँ पे आइसोलेटेड सिस्टम के तौर पर एक मालिक्यूल से यानी फिल जो है वो एक ग्लास वेजल लिया गया है जिसका टेम्परेचर जो है यानी वेजल लिया गया है जो कांस्टेंट टेम्परेचर पे है और बाहर से उसका कोई वो नहीं है सिस्टम, ठीक है, लेना देना नहीं है सराउंडिंग से। वो जो वेजल है वो हमारा आइसोलेटेड सिस्टम जो है वो होगा। तो प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो कोई भी सिस्टम जो है वो आइसोलेटेड सिस्टम जो है वो नहीं होता, या उसको अचीव करना बहुत मुश्किल है रियल वर्ल्ड में। लेकिन अगर एक्सटर्नल फोर्स जैसे फ्रिक्शनल फोर्स हो जाती है, रेजिस्टिव फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स, इस तरह की फोर्सेस जो है वो अगर इंटरनल जो फोर्सेस होती हैं यानी उस सिस्टम के जो अंदर फोर्सेस हैं सारी, अगर ये जो बाहर वाली फोर्सेस हैं जिनको अभी हमने रेजिस्टिव फोर्स का नाम दिया है, या कोई भी रेजिस्टिव फोर्स है, कोई भी ग्रेविटी की फोर्स है, अगर वो इंटरनल फोर्सेस के मुकाबले में असर नहीं करती या उनका यानी इफेक्ट कम है, तो फिर उस सिस्टम को हम आइसोलेटेड सिस्टम का नाम दे सकते हैं, ठीक है।
तो हमने यहाँ पे प्रूव ये करना है, हमने बताना क्या है कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में जब मॉलिक्यूल्स, बॉल या कोई भी ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं तो उनका मोमेंटम जो है वो चेंज नहीं होता। जो उनका इनिशियल मोमेंटम होगा वही उनका फाइनल मोमेंटम जो है वो होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम मार्बल बॉल की जो है वो कंसीडर करेंगे कोलिजन, और ये प्रूव करेंगे कि अगर एक्सटर्नल एजेंसी कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर रही तो उनका मोमेंटम जो है वो फाइनल और इनिशियल आपस में बराबर जो है वो होगा। तो ये मास m1 है, इसकी वेलोसिटी v1 है, मास m2 है, इसकी वेलोसिटी v2 है, ठीक है। ये दोनों इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो सारी सी बात है एक टाइम ऐसा आएगा जब ये दोनों एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगी। जब कोलाइड करेंगी तो फोर्स लगाएंगी। एक फोर्स जो है, यानी एक फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगी, दूसरी फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगी, क्योंकि एक बॉडी दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएगा तो उसकी डायरेक्शन एक होगी। जब दूसरी उसके ऊपर लगाएगी तो वो उसी मैग्नीट्यूड में लगाएगी, लेकिन डायरेक्शन जो है वो अपोजिट होगी। तो इस तरह से एक फोर्स जो है वो F होगी और दूसरी फोर्स जो है वो F प्राइम होगी। और इसके बाद जो है वो ये दोनों जिस वेलोसिटी से मूव करेंगी वो होगी v1 प्राइम और v2 प्राइम, क्योंकि आफ्टर कोलिजन ये जिस वेलोसिटी के साथ मूव करेंगी वो पहली के मुकाबले में चेंज होगी, यानी v1 प्राइम और v2 प्राइम, ठीक है। तो इसके बाद जो है वो हम इक्वेशन जो है वो लेते हैं। तो हमें पता है कि F मल्टीप्लाइड बाई टी इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है। तो हाँ, पहले जो है वो हम एक मैस के लिए ले लेते हैं और उसके बाद जो है वो हम फिर दूसरे मैस के लिए ले लेते हैं। तो एक मैस जो किसी के ऊपर फोर्स लगाएगा वो F प्राइम होगी, जब दूसरा मैस रिटर्न लगाएगा तो वो F होगी। तो एक की इक्वेशन F प्राइम के साथ हमने लिखनी है, दूसरे की इक्वेशन जो है वो F के साथ लिखनी है। तो F प्राइम मल्टीप्लाइड बाई टी इज इक्वल टू ये वाला जो है वो फाइनल मोमेंटम है माइनस ये वाला जो है वो इनिशियल मोमेंटम है। और आपको पता है कि फाइनल मोमेंटम और इनिशियल मोमेंटम की इक्वेशन P इज इक्वल टू mv। तो m1 v1 प्राइम फाइनल वेलोसिटी जो है वो v1 की m1 की फाइनल वेलोसिटी v1 प्राइम थी, तो यहाँ पे m1 v1 प्राइम आएगा माइनस m1 v1 वो उसका इनिशियल मोमेंटम था तो वो आ गया, ठीक है। उसके बाद इसी तरह से दूसरे के लिए हम इक्वेशन लिख लेंगे सेम वही F मल्टीप्लाइड बाई टी, क्योंकि पहले ने F प्राइम लगाई थी तो दूसरा F लगाएगा फोर्स, m2 v2 प्राइम, क्योंकि m2 की वेलोसिटी टकराने के बाद हो गई थी v2 प्राइम। तो ये दोनों, ठीक है। उसके बाद जो है वो ये इक्वेशन जो है वो बनाने के बाद हमने इन दोनों को जो है वो ऐड कर देना है। लेफ्ट हैंड को लेफ्ट हैंड में ऐड कर देना है, राइट हैंड को राइट हैंड में ऐड कर देना है। तो जो इक्वेशन जो है वो हमारे पास बनेगी वो ये आ जाएगी। अब हमें ये पता है कि जब कोई बॉडी, एक बॉडी दूसरी के ऊपर फोर्स लगाती है, ये वाली फोर्स जो है वो F लगाएगी, और जो दूसरी बॉडी इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी वो F प्राइम होगी। ये वाली जो है वो m1 है, ये वाली जो है वो m2 है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ F जो है वो माइनस F प्राइम के बराबर होगा, यानी मैग्नीट्यूड में बराबर लेकिन डायरेक्शन में ऑपोजिट ही हमने पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये दोनों फोर्सेस जो है वो एक दूसरे को बैलेंस करेंगी। एक दोनों की मैग्नीट्यूड बराबर होगी लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट तो बैलेंस करेंगी, तो ये वाला ज़ीरो हो जाएगा। जब ये ज़ीरो हो जाएगा तो हम ये कह सकते हैं कि ये वाला जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ जो है वो बराबर। इट मीन्स के जब ये वाला जो है वो फाइनल मोमेंटम, एक मोमेंटम का चेंज हो गया, ये दूसरी बाल के लिए मोमेंटम का जो है वो चेंज हो गया, ठीक है। तो हम इनको इंटरचेंज करने के बाद ये लिख सकते हैं, यानी ये वाले जो फाइनल, ये वाला फाइनल मोमेंटम इसका हो गया, ये वाला फाइनल मोमेंटम, इनको आपने एक साइड पे कर लेना है, और जो दूसरा इनिशियल मोमेंटम है उनको एक साइड पे कर लेना है। तो इक्वेशन जो है वो जो बनेगी उसके मुताबिक जो इनिशियल मोमेंटम होगा वो फाइनल मोमेंटम के बराबर होगा, अगर दोनों जो है वो फोर्सेस आपस में एक दूसरे के साथ बैलेंस होंगी। एक की मैग्नीट्यूड, दोनों की मैग्नीट्यूड बराबर लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट होगी, तो क्या होगा कि दोनों का जो इनिशियल मोमेंटम होगा वो फाइनल मोमेंटम के बराबर होगा सिस्टम का, ठीक है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों बॉल्स का टकराने के बाद भी मोमेंटम वही रहा जो टकराने से पहले था। इट मीन्स के मोमेंटम कंजर्व रहा, ठीक है। तो मोमेंटम में चेंज कब आएगी, जब एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेगी तब, क्योंकि ये दोनों फोर्सेस तो 1 2 पे लगा रहा है, 2 1 पे लगा रहा है, 3 4 पे लगा रहा है, 4 भी इन रिटर्न 3 पे लगा रहा है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ। इस वेजल के अंदर मौजूद हर दो जो पार्टिकल हैं वो दोनों एक दूसरे के ऊपर सेम फोर्स लगाएंगे, डायरेक्शन ऑपोजिट होगी और वो एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से रिजल्टिंग ओवरऑल इस सिस्टम का जो मोमेंटम होगा वो फिर कंजर्व रहेगा, चेंज नहीं होगा, क्योंकि मोमेंटम के चेंज होने के लिए फोर्स का अनबैलेंस होना ज़रूरी है। तो अनबैलेंस फोर्स एक्सटर्नल फोर्स ही हो सकती है। ये जो सारी बॉडीज़ का एक दूसरे के साथ पेयर है, ये दो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे वो जो है वो F
F1 जो है वो F2 को बैलेंस करेगा, अगर ये 1 है ये 2 है। तो इस तरह से हर दो पेयर के दरमियान जो फोर्स लगेगी वो बैलेंस होगी, और एक्सटर्नल अगर फोर्स नहीं होगी तो इसका मोमेंटम जो है वो चेंज नहीं होगा। और यही डेफिनेशन है एक मोमेंटम के कंजर्वेशन की, यही डेफिनेशन है कि द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, कि किसी भी ऐसे सिस्टम में जहाँ से एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो रही हो, तो वो जो उसके इंटरनल फोर्सेस होती हैं वो सारी एक दूसरे को बैलेंस करती हैं, और इन रिजल्ट क्या होता है कि मोमेंटम जो है वो ज़ीरो होता है। यानी उसमें जो चेंज कोई नहीं आता, ठीक है, ज़ीरो नहीं बल्कि ये कहेंगे कि चेंज कोई नहीं आएगा, जो इनिशियल होगा वही फाइनल के बराबर होगा, ठीक है। तो क्योंकि हमें पता है कि मोमेंटम में चेंज कब आनी है, जब उसके ऊपर नेट फोर्स अप्लाई होगी। तो फोर्स तो यहाँ भी अप्लाई हो रही है कि एक बॉडी दूसरे के ऊपर कर रही है, दूसरी पहले के ऊपर, लेकिन उस फोर्स का रिजल्ट कोई नहीं है। जब रिजल्ट कोई नहीं है तो मोमेंटम पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मोमेंटम पे फर्क तब पड़ेगा जब रिजल्टेंट फोर्स ऐसी अमल करे जो उसको चेंज करे, तो वो फोर्स जो है वो यहाँ पे लग नहीं रही। वो जो हमारा सिस्टम ही आइसोलेटेड है, ऐसा सिस्टम जिसमें एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो होगी, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में जो टोटल लीनियर मोमेंटम होता है वो कंजर्व रहता है, ठीक है। और ये हमें पहले ही पता है कि मोमेंटम जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी इन अप्लाइंग द कंजर्वेशन लॉ वी मस्ट नोटिस दैट द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो ये पॉइंट थे मेन।